हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर 3 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 जियोग्राफी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें या फिर अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 3, एग्रीकल्चर, कृषि। आज हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। इसमें हम फार्म सिस्टम, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। Gurpreet, Madho, and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. गुरप्रीत, माधो और टीना एक गांव से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहां पे एक किसान को देखा जो खेत की जुताई कर रहे थे। गुरप्रीत, माधो और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. किसान ने उनसे कहा कि वो गेहूं उगा रहा है और उसने सॉइल को और अधिक फर्टाइल यानी उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद डाला है। किसान ने उन लोगों से कहा कि वो गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. किसान ने बच्चों को बताया कि उसे गेहूं के लिए मंडी में अच्छा दाम मिलेगा, मतलब गेहूं अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से गेहूं को फैक्ट्री में ले जाया जाएगा, फिर उसे आटे में परिवर्तित कर ब्रेड और बिस्किट बनाया जाएगा। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट involves three types of economic activities. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है प्लांट से फाइनल प्रोडक्ट तक, मतलब ब्रेड बिस्किट तक, इसमें तीन टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी शामिल है: प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में तीन प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। These are primary, secondary and tertiary activities. ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। Primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. प्राइमरी एक्टिविटीज में वो एक्टिविटीज आएंगी जिसमें नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन होता है। प्राइमरी एक्टिविटीज में हम नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधनों का डायरेक्ट यूज यानी प्रत्यक्ष उपयोग करते हैं। इसमें हम रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे माल का उत्पादन करते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध
प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स। प्राइमरी एक्टिविटीज में एग्रीकल्चर आता है यानी कृषि आता है, फिशिंग यानी मत्स्य पालन आता है, गैदरिंग यानी संग्रहण आता है। कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेस। प्राइमरी एक्टिविटीज में हमें जो रिसोर्सेज मिले हैं, रॉ मटेरियल्स मिले हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज में इन रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस किया जाता है और उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में, एक यूजेबल प्रोडक्ट में बदला जाता है। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटीज में स्टील का मैन्युफैक्चरिंग आता है, ब्रेड बनाना आता है, कपड़ा बुनना आता है। देखिए, किसान गेहूं उगा रहा था, वो था प्राइमरी एक्टिविटी। उस गेहूं को आटे में बदल के बिस्किट, ब्रेड बनाया जा रहा था, वो था सेकेंडरी एक्टिविटी। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। टर्शरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज। टर्शरी एक्टिविटी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है थ्रू सर्विसेज। सर्विस सेक्टर टर्शरी सेक्टर में आता है। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज। ट्रांसपोर्ट सर्विस, बैंकिंग सर्विस, ट्रेड यानी व्यापार, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, एजुकेशन टर्शियरी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर यानी कृषि हमारा प्राइमरी एक्टिविटी यानी प्राथमिक क्रिया है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। एग्रीकल्चर में हम क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स को उगाते हैं और पशुओं को पालते हैं। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। इन दी वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। पूरे वर्ल्ड में 50% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। 2/3 of India's population is still dependent on agriculture. भारत में 2/3 पॉपुलेशन यानी लगभग 66% जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। कृषि करने के लिए टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति अच्छी होनी चाहिए, सपाट भूमि होनी चाहिए। उबड़ खाबड़ जमीन में कृषि ढंग से नहीं हो पाएगी। सॉइल यानी मृदा उपजाऊ होनी चाहिए। क्लाइमेट यानी जलवायु अनुकूल होनी चाहिए। वाटर भी अवेलेबल होना चाहिए। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए
अनिवार्य है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। जिस लैंड पे, भूमि पे फसल उगाई जाती है उसे एरेबल लैंड यानी कृषि योग्य भूमि कहते हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। In the map, you can see that agricultural activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist. इस मैप में वर्ल्ड में एरेबल लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया गया है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी उन क्षेत्रों में कॉन्सेंट्रेटेड है जहां कृषि के लिए, फसल उगाने के लिए सुटेबल फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। सुटेबल फैक्टर्स मतलब टोपोग्राफी, सॉइल और क्लाइमेट अच्छी हो, वाटर अवेलेबल हो। यहां पे हम देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका के सेंटर से लेके ईस्टर्न मोस्ट पार्ट तक आपका एरेबल लैंड है। ऐसे ही मोस्ट ऑफ द यूरोप में आपका एरेबल लैंड है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में एरेबल लैंड है। चाइना के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट पे आपका एरेबल लैंड है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में आपका एरेबल लैंड है। इस मैप को आप ध्यान से देख सकते हैं क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। सेम चीजें यहां पे हिंदी में दिया हुआ है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एग्रीकल्चर द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। एग्रीकल्चर का मतलब होता है सॉइल का कल्टीवेशन यानी मृदा की जुताई करना, फसल उगाना, पशु पालना। एग्रीकल्चर को फार्मिंग यानी खेती भी कहते हैं। एग्रीकल्चर कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। सेरिकल्चर कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स, इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। सेरिकल्चर में सिल्क वॉर्म को पालते हैं ताकि उन्हें बाद में बेचा जा सके, तो कमर्शियल पर्पस के लिए सिल्क वॉर्म्स का रियरिंग किया जाता है। किसान खेती करने के साथ साथ सेरिकल्चर भी प्रैक्टिस कर सकता है ताकि उसको कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, ये कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पिसिकल्चर ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। पिसिकल्चर में टैंक्स और पॉन्ड्स यानी तालाब और पोखर का निर्माण किया जाता है और उसमें मछली को पाला जाता है, जिसे मत्स्य पालन भी कहते हैं। पिसिकल्चर मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। विटिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की खेती को विटिकल्चर भी कहते हैं, इसे हिंदी में द्राक्षा कृषि भी कहते हैं। विटिकल्चर द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती। हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज। हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स उगाया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए, मतलब बेचने के लिए। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। अब हम लोग पढ़ेंगे फार्म सिस्टम के बारे में। कृषि तंत्र, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम। एग्रीकल्चर को एक सिस्टम के रूप में देखा जा सकता है, मतलब हम कुछ इनपुट देते हैं, फिर कुछ ऑपरेशन करते हैं
तो हमें आउटपुट मिलता है। देखिए, जब हम लोग एग्रीकल्चर को एक सिस्टम के रूप में देखते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं, उसमें कुछ ऑपरेशन करते हैं और हमें कुछ आउटपुट मिलता है। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। द इंपॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं सीड, बीज डालते हैं, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी जैसे ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा का यूज होता है, लेबर यानी श्रम करते हैं खेत पे। तो ये सारे हो गए आपके इनपुट। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड आर फ्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। ऑपरेशंस में फ्लोइंग यानी जुताई करना, सोइंग यानी बीज बोना, वीडिंग यानी खरपतवार साफ करना, हार्वेस्टिंग यानी कटाई करना आता है। तो ये सारे हो गए आपके ऑपरेशन। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वुल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। आउटपुट में हमें फसल मिलती है, पशु पालने से वुल, डेयरी प्रोडक्ट और पोल्ट्री प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा आउटपुट। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। इस डायग्राम में फार्म सिस्टम को दिखाया गया है। तो एक सिस्टम में तीन चीजें होती हैं। पहला होता है आपका इनपुट यानी निवेश, दूसरा होता है प्रोसेस यानी प्रक्रम और थर्ड होता है आउटपुट यानी निर्गत। तो इनपुट में हम मशीनरी का यूज करते हैं, सीड्स का यूज करते हैं, केमिकल्स जैसे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। फिर आता है प्रोसेस यानी प्रक्रम, उसमें हम फ्लोइंग यानी जुताई करते हैं, सोइंग यानी बुआई करते हैं, स्प्रेइंग यानी छिड़काव करते हैं। फिर हमें लास्ट में मिलता है आउटपुट और आउटपुट में हमें मिलता है क्रॉप्स। निर्गत में हमें फसल प्राप्त होती है। इस डायग्राम में इनपुट के टाइप्स के बारे में बताया गया है। देखिए, इनपुट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल इनपुट यानी भौतिक निवेश और दूसरा होता है आपका ह्यूमन इनपुट यानी मानव निवेश। ह्यूमन इनपुट में आपका केमिकल, मशीनरी, लेबर और स्टोरेज आता है। स्टोरेज यानी भंडारण। स्टोरेज का यूज क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फिर जो फिजिकल इनपुट्स हैं, भौतिक निवेश हैं, उसमें आता है आपका सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, स्लोप एक्सेट्रा। देखिए, ये दोनों इनपुट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल हैं, तभी जाके एक अच्छी फसल उग पाती है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कृषि के प्रकार। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कृषि विभिन्न तरीकों से प्रैक्टिस की जाती है। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं? प्रोड्यूस यानी क्रॉप्स की कितनी डिमांड है, लेबर कितना अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है, इन सब के बेसिस पे फार्मिंग को दो टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि
दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। दीज आर सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में, निर्वाह कृषि के बारे में। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी निर्वाह कृषि में सिर्फ किसान के परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि की जाती है, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं की जाती। मतलब बड़े लेवल पे मार्केट में बेचने के लिए नहीं की जाती। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउसहोल्ड लेबर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। सबसिस्टेंस फार्मिंग में स्मॉल आउटपुट मिलता है। इसमें लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। घर के ही लोग लेबर प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा मशीनरी वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming. Subsistence farming को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी गहन निर्वाह कृषि, और दूसरा है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी आदिम निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में, गहन निर्वाह कृषि के बारे में। इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में किसान के पास एक छोटा प्लॉट होता है। उसमें किसान सिंपल टूल्स यानी साधारण औजारों के साथ खेती करता है, अधिक श्रम का इस्तेमाल करता है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। Climate with large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्लाइमेट ऐसी होनी चाहिए जिसमें सनशाइन ज्यादा मिले, मतलब धूप ज्यादा हो, सॉइल फर्टाइल हो, तो एक साल में एक से ज्यादा फसलें उगाई जा सकती हैं। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। राइस इज द मेन क्रॉप। अदर क्रॉप्स इंक्लूड wheat, maize, pulses and oil seeds. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में राइस मेन क्रॉप होता है। व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स भी उगाई जाती हैं। देखिए, राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस एक्सेट्रा स्टेपल डाइट है। इनसे किसान के परिवार का काम अच्छे से चल जाएगा। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions of South, Southeast Asia and East Asia. Intensive subsistence farming mostly thick populated areas में की जाती है। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया के मॉनसून रीजन्स के पॉपुलेटेड एरियाज में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी
दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर includes shifting cultivation and nomadic herding. आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग का ही सेकेंड टाइप है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अमेजन बेसिन के घने जंगलों में, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है। स्थानांतरी कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. इन क्षेत्रों में बारिश बहुत ज्यादा होती है और वेजिटेशन यहां पे जल्दी रीजेनरेट भी होता है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में पेड़ों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और प्लॉट को साफ कर दिया जाता है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. पेड़ जलने के बाद जो राख बचती है उसे सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है और मेज, यैम, पोटैटोज, कसावा जैसे फसलों को उगाया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। आफ्टर द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी, द लैंड इज अबंडेंट एंड द कल्टीवेटर मूव्स टू ए न्यू प्लॉट। जब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो कृषक उस प्लॉट को छोड़कर दूसरे प्लॉट पे चले जाते हैं और वहां पे सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं और कुछ सालों में जो पहला प्लॉट था उसमें सॉइल की फर्टिलिटी वापस से रीजेनरेट हो जाती है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वो भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन is also known as slash and burn agriculture. शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यानी कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। स्थानांतरी कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन is known by different names in different parts of the world. स्थानांतरी कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। झूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मिल्पा मेक्सिको, रोका ब्राजील, लदांग मलेशिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग नाम से जाना जाता है, मेक्सिको में मिल्पा, ब्राजील में रोका और मलेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा मेक्सिको, रोका ब्राजील, लदांग मलेशिया। अब हम लोग पढ़ेंगे नोमैडिक हर्डिंग के बारे में। नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। सहारा के एरिड और सेमी एरिड यानी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में, सेंट्रल एशिया में, इंडिया के कुछ रीजन्स में जैसे राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर में
नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस की जाती है। नोमैडिक हर्डिंग को हिंदी में चलवासी पशुचारण कहते हैं। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. नोमैडिक हर्डिंग में हर्ड्समैन यानी पशुचारक अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, पानी और चारे की तलाश में। इनके पाथ डिफाइंड होते हैं, यानी जिस रास्ते से ये ट्रैवल करते हैं वो निश्चित होते हैं। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट arises in response to climatic constraints and terrain। देखिए, राजस्थान में गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, तो पशुओं के मरने का डर होता है। इसलिए वे अधिक गर्मी वाले क्षेत्रों से निकलकर कम गर्मी वाले क्षेत्रों में मूव करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में विंटर सीजन में बर्फ पड़ती है, तो पशुओं के चारे का इंतजाम नहीं हो पाता। इसलिए हर्ड्समैन निचले इलाकों में आ जाते हैं ताकि पशुओं को ठंड से भी बचा सके और उनके चारे का इंतजाम भी हो सके। इसलिए नोमैडिक हर्डिंग में क्लाइमेट और टरेन यानी भूभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। शीप, camel, yak and goats are most commonly reared। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, wool, hides and other products to the herders and their families। हर्डर्स को और उनके परिवारों को इन पशुओं से बहुत कुछ प्राप्त होता है, जैसे मिल्क, मीट, वुल, हाइड्स यानी खाल एक्सेट्रा। ये पशुचारों को और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। कमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्यिक कृषि। इन कमर्शियल फार्मिंग, क्रॉप्स आर ग्रोन and animals are reared for sale in market। कमर्शियल फार्मिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें मार्केट में बेचने के लिए फार्मिंग की जाएगी। कमर्शियल फार्मिंग में फसलें उगाई जाती हैं, पशुओं को पाला जाता है ताकि मार्केट में बेचा जा सके। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। The area cultivated and the amount of capital used is large। कमर्शियल फार्मिंग में खेत बड़े बड़े होते हैं और इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग में बहुत बड़े लेवल पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, पशु पाले जाते हैं। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स। कमर्शियल फार्मिंग में ज्यादातर काम मशीन्स के द्वारा किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। अब हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग के बारे में। इन कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग में
क्रॉप्स को कमर्शियल पर्पस के लिए उगाया जाता है, यानी बाजार में बेचने के लिए उगाया जाता है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। Wheat and maize are common commercially grown grains. Wheat, maize कुछ कॉमन कमर्शियल क्रॉप्स हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के टेम्परेट ग्रासलैंड यानी शीतोष्ण घास के मैदानों में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. इन क्षेत्रों में खेत 100 हेक्टेयर से भी बड़े बड़े होते हैं। यहां जनसंख्या बहुत कम रहती है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। Severe winters restrict the growing season and only a single crop can be grown. टेम्परेट जोन में होने के कारण यहां ठंडी बहुत पड़ती है और विंटर सीजन में खेती नहीं हो पाती क्योंकि टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होता। इसलिए इन क्षेत्रों में सिर्फ एक क्रॉप ही उगाया जा सकता है। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। इन मिक्स्ड फार्मिंग, द लैंड इज यूज्ड for growing food and fodder crops and rearing livestock. मिक्स्ड फार्मिंग में खेतों में अनाज उगाए जाते हैं, फॉडर यानी चारा उगाया जाता है, पशु पाले जाते हैं, इसलिए इसको मिश्रित कृषि कहते हैं। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। It is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand and South Africa. ये यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांटेशंस के बारे में। प्लांटेशंस are a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana और कॉटन आर ग्रोन। प्लांटेशन एक कमर्शियल फार्मिंग है। इसमें सिंगल क्रॉप उगाया जाता है, जैसे टी, कॉफी, सुगरकेन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। प्लांटेशन फार्मिंग बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है, इसलिए इसमें लेबर और कैपिटल दोनों अधिक लगते हैं। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्रीज। जब प्रोड्यूस तैयार हो जाता है तो उसको या तो फार्म पे ही प्रोसेस करते हैं या फिर पास के फैक्ट्री में भेज देते हैं। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। The development of a transport network is thus essential for such farming. जब फार्म से पास के फैक्ट्री में क्रॉप को भेजा जाता है, उसके लिए
एक वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की जरूरत है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ज्यादातर प्लांटेशंस ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। रबड़ इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 3 का पार्ट 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। उसमें हम मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।